हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका चैप्टर 7 कवर करेंगे। चैप्टर 7 में उस समय जो जनजातियां थीं, खानाबदोश समुदाय थे, उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भारत के किन किन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर 7 क्या है? जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। चैप्टर 2nd, 3rd और 4th में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। 2nd, 3rd और 4th चैप्टर है, इनमें हमने देखा था दक्षिण भारत में बेसिकली, और उत्तर भारत में क्या देखा हमने, दिल्ली में किस तरह से राजवंशों का पतन हुआ और नए राजवंश स्थापित होते गए। तो इसमें क्या हुआ, नई नई कलाएं, दस्तकारियां और उत्पादक गतिविधियों की नई नई किस्में शहरों और गांवों में विकसित हुईं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान वैसे भी नहीं होते हैं। कहीं किसी तरह की मान्यताएं, परंपराएं होती हैं और अलग अलग स्थापत्य कला होती है अलग अलग क्षेत्रों की। तो एक तरह की क्या होती हैं, परिस्थितियां नहीं होती हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह क्या है, एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरह के समाज कैसे और क्यों बने। चित्र 1 में यहाँ पर जनजातीय नृत्य को दिखाया गया है, संताल चित्र खर्रा। ये देखिए यहाँ पर, ये जनजातीय नृत्य है। इस तरह से ये लोग नृत्य किया करते थे। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। हमने देखा कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में समाज क्या है, 4 वर्णों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, और उस समय ब्राह्मणों ने ही जो समाज के लिए नियम बनाए थे, वही जो उस समय क्षत्रिय राजवंश थे, जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनको फॉलो किया। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। बड़े शहरों से इतर जनजातीय समाज क्या है? अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। इस तरह के भी समाज थे जो ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानते थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। जो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनको जनजाति कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। अभी भी हम देखें कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो जनजातियां पाई जाती हैं, तो उनके जो नियम कानून हैं वो अलग हैं, और जनजातीय क्षेत्रों को हमारे संविधान के द्वारा संरक्षित भी किया गया है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। ये मुख्य साधन थे इनके जीविकोपार्जन के। ये कृषि करते थे, शिकार करते थे और संग्राहक होते थे और पशुपालक होते थे। एक तरह से प्राचीन पद्धति ही इनके जीवन का आधार थी। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। अभी भी आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होती हैं, जो खानाबदोश जनजातियां होती हैं वो पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं। कुछ दिन ठहरती हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह पलायन कर जाती हैं, तो वो चलते ही रहते हैं।
जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण किसका होता था? जनजातीय समूह का, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में अभी हम देखेंगे आगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। जब अन्य जातियां जो शक्तिशाली होती हैं तो वो क्या करेंगी? वो अपना विस्तार करेंगी, तो उससे इनका टकराव भी होगा और इनको क्या है, अपनी संस्कृति, क्योंकि हर किसी को अपनी संस्कृति से प्रेम होता है, अपनी भाषा से प्रेम होता है, तो हर कोई उसकी रक्षा करना चाहता है। अब यहाँ पर अभी जो हमने देखा कि ऊंच नीच, अमीर गरीब का ये भेदभाव कैसे फला फूला, तो इसके लिए आप जो 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसका 2nd चैप्टर आप पढ़ेंगे, 2nd 3rd चैप्टर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और उस बुक को अगर आप कंप्लीट कवर करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से पुरोहित और राजा शक्तिशाली हुए और बाकी समाज किस तरह से विभाजित हुआ 4 वर्णों में। वहाँ पर वैदिक काल जो है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है, तो वहाँ आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। उपमहाद्वीप का क्वेश्चन मार्क क्या है? उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताएं जहां जनजातीय लोग रहते रहे होंगे। प्राचीन वो इलाके जहां पर जनजातीय समूह रहते रहे होंगे, इनको आप मैप पर अंकित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, उसके बाद आप लोग इसको समझ पाएंगे। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुख्य समाज होता था उससे ये लोग अलग रहते थे, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे लोग। तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, और जनजातीय लोग थे वो भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, वो अपनी जीवन पद्धति में ही मस्त रहते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे, लेकिन अपनी भाषा का, फिर वो वाचिक हो या मौखिक हो, उसका संरक्षण करते थे। वो ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। जनजातीय लोग भारत के सभी क्षेत्रों में आज भी मिलते हैं, लेकिन किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ क्या है, बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब का जो एरिया है इसमें खोखर नाम की जनजाति थी जो 13वीं 14वीं सदी में काफ़ी प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बाद में गख्खर लोग यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावशाली हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इन गख्खरों का मुखिया था कमाल खान गख्खर। इसको अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार भी बनाया था अपना। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन, मुल्तान और सिंध प्रदेश की बात है ये, मुल्तान और सिंध प्रदेश में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन, ये जनजातियां जो थीं, लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। बाद में मुगलों ने इनको अपने अधीन कर लिया। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी जिसको बलोच कहते हैं। बलोच के नाम से जानी जाने वाली उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप का, इस क्षेत्र में लोग रहते थे। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय का जो हिस्सा है, कश्मीर वाला हिस्सा बेसिकली, यहाँ पर आज भी ये जो गद्दी हैं जिनको कहते हैं गड्डी गडरिये, ये लोग आज भी रहते हैं और ये
चरागाह क्या करते हैं, भेड़ पालन ज़्यादा करते हैं, भेड़ बकरी पालन ये ज़्यादा करते हैं। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है, तो इसमें नागा, अहोम और इसके अलावा और कई जनजातियां थीं जिनका यहाँ पर प्रभुत्व था। एक बार हम इस मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र एक प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र। तो आप देखिए कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ हैं। फिर जब हम इनकी बात करेंगे आगे तो आपको तुरंत समझ आएगा। बलूची जनजाति देखिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान वाला। गख्खर, खोखर, जूंजहा, जंजूहा, लंगाह, अरघुन, ये सारी जनजातियाँ इस क्षेत्र में थी। फिर समास, गुजरात में आ जाओ, कोली, भील, जाटवास। महाराष्ट्र में आ जाइए, भील, कोली और काटकारीस, बेराद और कोरागा। साउथ में आ जाइए, बेतर, मारवाड़, बादागस। और उसके बाद में फिर उड़ीसा की तरफ बढ़िए तो यहाँ पर कोयास, खोंड, गोंडवाना, गोंड, बैगस। फिर और पश्चिम जो आपका बंगाल वाला एरिया, पश्चिम बंगाल, इसमें चेर, ओरोन, संताल, मुंडा। फिर आगे पूर्वोत्तर भारत में आप जाएंगे तो कोच, खासी, काचरिस, अहोम, नागा, ये जनजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो ये बेसिक एरिया हैं जहाँ जनजातीय समुदाय मिलते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अभी जो मौजूदा बिहार और झारखंड है, इनके कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाही यहाँ पर उपस्थित थे। मतलब चेर जो वंश था उन लोगों का यहाँ पर शासन था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1951 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह। इन्होंने 1551 में इन पर आक्रमण किया। जो झारखंड और बिहार में रहने वाली जनजातियां थीं, चेर लोग जो थे, और इनको परास्त किया और अपने अधीन कर लिया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने इनको लूट तो लिया गया, लेकिन पूरी तरह से इनको अधीन करना इनके लिए कठिन रहा। औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण, उसके बाद देखिए उसके बाद कौन आ जाता है, औरंगजेब के समय में इनको अपने अधीन किया गया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब इसमें एक शब्द आया है कुल। कुल शब्द का मीनिंग क्या होता है? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ये संगठित रहते हैं। जनजातीय जो समुदाय होते हैं आपको संगठित मिलेंगे आज भी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोल, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। यहाँ पर मुख्य रूप से अभी भी ये कोल वगैरह पाए जाते हैं। कर्नाटक में भी, गुजरात में भी कोल भील ये जनजाति पाई जाती हैं। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी, जैसा कि अभी मानचित्र में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ चित्र 2 में देखिए दिखाया भी गया है, रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। हिरन का शिकार मतलब ये रात्रि में भी क्या है, शिकार करते थे। ये भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे और ये आज भी इन क्षेत्रों में मिलते हैं। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? अब जो खानाबदोश लोग थे, घूमने वाले लोग, एक जगह कुछ दिन ठहरे
और फिर दूसरी जगह पलायन कर गए, फिर वहाँ ठहरे कुछ दिन और फिर तीसरी जगह, ये चलते रहते थे। और पशुपालक होते थे बेसिकली ये। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। इनके पास जो दुग्ध उत्पाद होते थे या ऊन होती थी, उसको दे करके ये नई चीज़ें जो समाज था उससे लेते थे। ये कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। अब इस चित्र में आप देखिए, घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थीं, क्योंकि ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी, एक तो ये पूरे उपमहाद्वीप में घूमते थे और इसके बाहर भी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। क्या चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं? मेवा ये क्या हो रहा है यहाँ पर इकट्ठा करके और उनको ऊँटों पर लाद करके जो व्यापारी होते थे वो भारत लाते थे, और भारत के जो बंजारे और अन्य व्यापारी लोग होते थे वो उसे वहाँ से लेकर के भारत के जो स्थानीय बाजार होते थे वहाँ तक उन्हें पहुँचाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इनमें सबसे प्रमुख थे बंजारा। ये आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे भारत में। उनका कारवां टांडा कहलाता था। इनका जो समूह होता था उसको टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था विस्तार से। बाजारों का ही इस्तेमाल, नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई। बंजारों का इस्तेमाल मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये नगर के बाजारों तक अनाजों की ढुलाई किसके द्वारा करवाता था? बंजारों के द्वारा। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। अगर कोई विशाल सेना है तो उसके लिए कम से कम 1,00,000 बैल, एक तरह से अनुमान है, आंकड़ा है कि इतने बैल अनाज के लिए लगाए जाते होंगे ढोने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? खानाबदोश और भ्रमणशील समूह ये क्या हैं? खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो ये घूमने वाले लोग होते हैं बेसिकली। बंजारे क्या हैं? 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारी आता है भारत। पीटर मंडी जो रही है उस समय, तो पीटर मंडी, तो इसने बाजारों, ये नाम है भाई पीटर मंडी, तो उस समय बाजारों का वर्णन किया इसने। क्या है? सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा मतलब एक बंजारों का समूह जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं।
क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये काम था इनका। अब क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से ये किन मायनों में भिन्न या समान है? बहुत भिन्न है। आज तो ट्रांसपोर्टेशन होता है सीधे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। कई ऐसी भी जनजातियां थीं जो मवेशी और घोड़ों को और अन्य जानवरों के लिए भी ये लोग पालते थे, और जो क्या थे, जो संपन्न लोग थे उनके हाथ ये लोग बेचते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। तो ये सारे लोग घुमंतु होते थे। यहाँ पर कांस्य का एक मगरमच्छ दिखाया गया है। कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा के द्वारा ये बनाया गया, कांस्य का बना है ये मगरमच्छ। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाज्य समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सोनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री होते थे, इनको भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब वर्ण की जगह क्या है, जाति आधार बन गई समाज के संगठन का। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। चैप्टर 2 में इसके बारे में हमने जाना भी था। वे रथकारों, जैसे कि शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग रथकार होते थे, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ये सारे काम करते थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे होड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे जनजातीय मतलब राजपूतों में जनजातीय समुदाय भी शामिल हैं। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में, और धीरे धीरे वो क्या है, पुराने शासकों की जगह आ गए। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। यहाँ पर ये गोंड महिला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में। नज़दीक से एक नज़र। गोंड लोग कौन होते हैं, उससे पहले स्थानांतरित कृषि क्या होती है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है।
जब ये ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। अब देखिए गोंड जनजाति जो है इसके बारे में, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। किस तरह से चीज़ें बदलती हैं देखिए यहाँ पर। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। गांव बरहोतों में डिवाइड थे 84 गांव, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई क्योंकि ये प्रभावशाली हो गए काफ़ी। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। सूबा सीमा देखिए यहाँ पर, ये जो दिखाई गई है ये कौन सा है एरिया, गोंडवाना। ये गोंडवाना का क्षेत्र है। बाईरोगढ़, चाउरागढ़, गोरहा, कोलंगा, मांडला, बंडोलगढ़ ये इस क्षेत्र में आते हैं। नर्मदा नदी के क्षेत्र में घाटी में हम कहें कि ये सारी जनजातियां यहाँ पर मिलती हैं। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। ये दुर्गावती वही दुर्गावती है जो महाराणा प्रताप के समकालीन थी। इनकी बहन का नाम था कमलावती, जिसके लिए क्या है अकबर ने अपहरित किया था, अपहरण करवाया था इनका। तो महाराणा प्रताप ये सारे लोग जाते हैं और उनको आगरा के किले से क्या है छुटा के लाते हैं। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया था। रानी दुर्गावती ने एक बार मुगलों को मार के भगा दिया था युद्ध में। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। एक बार तो भगा दिया था इनको और बाद में ये हार जाती हैं। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। इनका पुत्र भी यहीं पर लड़ता हुआ मारा गया। अब यहाँ पर ये नक्काशी देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक नक्काशीदार दरवाज़ा है। गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में ये मिला है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। गोंड लोगों से इनको सिक्के मिले कीमती और हाथी मिले, क्योंकि वहाँ पर हाथियों को क्या होता था, पाला जाता था बहुत बड़ी संख्या में। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। क्वेश्चन मार्क क्या है, चर्चा करें। मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। उसके बाद गोंड के बाद अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ये लोग 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। उन्होंने भूइयाँ
भूइयाँ आज भी ये शब्द आता है जिसको भूस्वामी बोलते हैं। भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की, मतलब इस व्यवस्था को इन्होंने समाप्त किया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया 1530 में? अहोमों के द्वारा, अहोम जनजाति के द्वारा। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। मतलब 1660 तक इन्होंने तोपें बना ली थी। वैसे बाबर ने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया था तोपों का, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। दिल्ली से शासन करना तो बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ही कठिन था क्योंकि ये काफ़ी दूर था दिल्ली से। तो फिर यहाँ शासन करना तो और भी जटिल रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ एरिया पड़ता है, एक तरह से 7 सिस्टर्स वाला। पूर्वी भारत की जनजातियाँ यहाँ पर इस मैप में दिखाई गई हैं। देखिए कौन कौन सी यहाँ पर जनजातियाँ हैं। काचारिस, नागा जनजाति, चुटिया, मिरिस, डफलास, अहोम, कोच, गारो, खासी, जयंतियाँ। ये गारो, खासी, जयंतियाँ इन पहाड़ियों का जो एरिया है, ये जनजातियाँ इसी एरिया में पाई जाती हैं। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ये लोग बेगार पर निर्भर थे और इन लोगों से, इसमें क्या होता था, राज्य के अंदर ऐसे लोग जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था उनको पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब पहले जनगणना कर ली गई और फिर हर गांव को बारी बारी से ये पाइक भेजने होते थे बेकार के लिए। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। मतलब प्रशासन कैसा हुआ, प्रशासन का केंद्रीकरण होता गया। अब कुछ जनजातियों को एक जगह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया गया, तो उससे क्या हुआ, जो उनके कुल थे, जो समुदाय थे, वो बट गए। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। चावल की खेती में भी इन्होंने नए नए प्रयोग किए। चित्र 7 को देखिए, क्या है, कान के आभूषण। कबोई नागा जनजाति मणिपुर से ये मिले हैं, कान के आभूषण। इस तरह की यहाँ का पहनावा, यहाँ की कल्चर आज भी क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल बाकी भारतीय हिस्से से। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में, ये खेल वो नहीं है कि आज जो क्रिकेट हो रहा है, उस समय खेल किसको कहा जाता था, कुल के लिए। तो इसलिए क्या होता था, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे क्योंकि वहाँ दस्तकारी प्रचलन में नहीं थी। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, जो 1714 से 44 तक इसने शासन किया, इसके काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था इन अहोमों के क्षेत्र में। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अपनी परंपराओं के साथ इन्होंने हिंदू धर्म को भी अपनाया, ये कह सकते हैं हम। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था।
कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था, संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब यह क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? मुगलों ने अहोम क्षेत्र को जीतने का प्रयास क्यों किया होगा? फिर निष्कर्ष क्या है? जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो ये रहा परिवर्तन, ये किस तरह से जनजातीय समुदाय, खानाबदोश लोग, किस तरह से इनमें परिवर्तन हुआ, भारत के किन किन क्षेत्रों में ये लोग रहते थे। सारी बातों को हमने इस चैप्टर के थ्रू समझा। अब इसमें अन्य में एक जानकारी हम जानते हैं कि दी गई होती है, तो क्या है? मंगोल। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिनको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। 1206 में चंगेज खान के बारे में हमने जाना। इतिहास का बहुत ही क्रूर शासक था ये चंगेज खान, जो मुगलों से भी संबंध रखता है ये कहीं ना कहीं। तो क्या था, इसने मंगोल और तुर्की जनजातियों को एक करके एक शक्तिशाली सैन्य बल तैयार किया। अपनी मृत्यु के समय 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है चंगेज खां की। वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थीं। ये लोग भी, मंगोल क्या थे, सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी थी इनकी, और ये जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी, क्योंकि इसमें पहले से ही चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की को संगठित करके एक सैन्य बल तैयार किया था, एक सेना खड़ी की थी। इसलिए तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कल्पना करें आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप अपने विचार अवश्य लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 8 को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।